चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसके 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी मिस मत करो, एक एक लाइन टू वर्ड इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। बस ये चीज़ याद रखना कि एनसीईआरटी ही पढ़ लो, ज्योग्राफी में कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर शुरू करेंगे, मानवीय पर्यावरण, बस्ती, परिवहन एवं संचार। अब यहाँ से मेंस का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। 2022 का क्वेश्चन जाके देखना, ये है ना, जब 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे ना आप, 12th की, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बस्तियों से रिलेटेड। 2022 का मेंस का क्वेश्चन देखना, आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या, ये अभी छोटे रूप में दिया है, यही जाके जब 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया है, इसीलिए वो टॉपरे बोलते हैं कि भाई वो पढ़ लेना चाहिए। पर मेरा मानना है कि भाई 6 to 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन मैंने बताए भी है, पीटी में दोनों में आए हुए हैं। अभी इस पेपर में इस चैप्टर में बताऊँगा, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। आदर्श बसाव स्थान चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या क्या होती है? एक तो अनुकूल जलवायु होती है, जल की उपलब्धता देखी जाती है, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। ये बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है, कोई भी अगर वहाँ पे बस रहा तो। इसलिए बोलते हैं गंगा नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी में लोग क्यों रहते थे, इसके रीजन ये 4 कारण हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों उत्पादन, घर बनाने, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाए। इस टाइप की लाइनें आप डायरेक्ट ऐसे में इनमें यूज कर सकते हैं, कैसे ह्यूमन प्रोग्रेस हुई है। देखो मेन बात है ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो वाक्य संरचना सही होगी, आप लोगों की जो वर्तनी त्रुटियां करते हो वो सही होगी। सबसे मेन चीज़ है स्टैंडर्ड पकड़ोगे आप, जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड है। बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वर्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उसके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हुआंग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद है? ये जाके देखना, टिग्रिस नदी किधर है, याद करो। इसी पे 2022 में क्वेश्चन आया था, टिग्रिस पे ना एक बांध बना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसका विवाद था। ये अफ्रीका में जाके देखना, टिग्रिस उधर ही है ये। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित, कृषि व ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्ती है, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब सीधी सी बात है, जहाँ लोग स्थायी रूप से रहते हैं। अस्थायी तौर पर रह सकते हैं, जो चरवाहे होते हैं वो चेंज करते रहते हैं, जैसे ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। यूपीएससी बिट में आया सर, ये कब आया था सर? उसमें ये टर्म दी थी कि जो इस इंसान वो बदलते हैं स्थान, उनको क्या कहा जाता है, कुछ ऐसा ही था पर। अरे वो अलग था, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसते और आपसे भी गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अतिथि की यातायात जाम था। मेरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। क्योंकि एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि देखो इसमें क्रिश्चियन भी आ गए, ईसाई भी आ गए, मतलब हर धर्म को इंक्लूड करके बनाता है। मतलब ये बहुत ऐसे, देखो ये है, तुम लोग सोचो भाई क्या ही बड़ी बात है, परंतु यही सबसे बड़ी बात है, कैसे समावेशन कैसे होता है किसी चीज़ का। अपन जैसे मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी कि मोस्टली आप लोगों को देखना कि एक ही कास्ट में दोस्त होंगे या एक ही धर्म के लोग दोस्त होंगे आप लोगों के, तो ये आपकी पर्सनैलिटी सबसे बड़ी कमी है।
आपके अंदर कितना समावेशन है उससे पता लगता है कि आपके कितने वेराइटी ऑफ फ्रेंड है, कितने रिलीजन ऑफ वेराइटी फ्रेंड है आपके, कितने कास्ट को लेके फ्रेंड है आपके। तो ये एनसीईआरटी खूबसूरती है, सीखना चाहिए। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है। शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मेरी ने पूछा तब लोग शहर क्यों आते हैं। उसकी माँ ने उत्तर दिया वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मेरी ने फिर पूछा यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस ने कहा यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ, अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती है जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा हमारे गाँव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधा वाली स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। अभी डेंसिटी बस्ती क्या होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, कम एरिया में ज़्यादा लोग रहने लग जाए। इसका ना पूरा 12th क्लास की जब पढ़ोगे ना उसमें दिया है, और वहाँ से एक मेंस में क्वेश्चन ने पूछा है परकीन बस्ती क्या होते हैं। परकीन बस्ती होती है जहाँ पे मतलब बहुत बड़ा एरिया और बहुत कम मकान है, मतलब होता है छिटपुट मकान होते हैं। ऊपर दिए गए समाज से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण व शहरी बस्तियाँ। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे घर है और यहाँ पे सब पास पास घर है। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लिट पर घर बनाए जाते हैं, जैसे ये बनाया जाता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। राजस्थान में होता था, पर आजकल ये सिस्टम खत्म ही कर दिया लोगों ने। आजकल कंक्रीट के बनने लगे, परंतु रियलिटी में जलवायु के अनुसार ऐसे बनने चाहिए, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में, नगर छोटी और शहर उनसे एक बड़ी बस्तियाँ होती है। नगरीय क्षेत्र में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य कुछ गाँव, नगरों और शहर का नाम लिखिए, छोटा नॉर्मल है। तो बर्फ़ के भी घर बनते हैं, ठीक है। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। वो शौकिया भी है, परंतु आजकल जैसे बहुत एनिमल राइट से रिलेटेड जो NGO है वो नहीं करने देती ये काम। सही ही भी है, जब इतना टेक्नोलॉजी है तो गलत है ना इनका यूज़ करना, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे आप हिमालय में जाओ, ये अमरनाथ यात्रा में, वहाँ पे देखो कितने खच्चर मरते हैं, तो गलत है वो चीज़। शादी में सर घोड़े को करते हैं हायर और उसके बाद फिर पटाखा वटाखा छोड़ देते हैं तो बेचारे को बहुत तकलीफ जाती है। हाँ वो गलत है, वो चीज़ें सही नहीं है। पर लोग वही है ना अपने शौक के लिए। फिर आप ये भी सोचो ना, देखो फिर घोड़ों का यूज क्या रहेगा, फिर घोड़े किस काम आएंगे। तो वही चीज़ें है। अब देखो हर चीज़ें हर जगह देखी जाती है। जैसे तमिलनाडु में जो वो हुआ था ना जल्लीकट्टू विवाद, तो उसमें फिर यही बात आई कि भाई ठीक है चलो ये बैन हो जाएगा, ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा, फिर इनको पालेगा कौन, फिर कटेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं। एक ही चीज़ इसीलिए बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें, जीवन इतना दिखने में इतना ईजी नहीं होता है, बहुत अड़चने हैं। अब मान लो ये घोड़ा गाड़ी में यूज नहीं होंगे तो कहाँ यूज होंगे, फिर क्या करोगे इनके साथ। पर इसमें देखो मेरा ये मानना है कि ठीक है, इसमें ऐसा हो कि भाई हार्स मतलब इतना भी इनका नेगेटिव यूज नहीं होना चाहिए। इनके चोट लगी है फिर भी इनका यूज कर रहे हो, तो वो थोड़ा बहुत उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो स्वाभाविक बात है, इनके लिए भी ज़रूरी है, जो चला रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है। नहीं ओवरवेट इस पे ना किया जाए, ओवरवेट हाँ के मतलब वो मामले चीज़ कुछ में नियम बनने चाहिए भाई, उनका हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे गाड़ियों की जांच होती है भाई, वो पैरामीटर तय कर पा रही है नहीं कर पा रही है, तो वैसे इनके भी होने चाहिए। पर आप पूर्ण रूप से इसको इनकार कर रहे हो वो भी गलत है। फिर वो भी मतलब आपका तार्किक डिसीजन नहीं है।
ये चीज़ हमेशा याद रखना। ब्यूरोक्रेसी में हमेशा ये चीज़ याद रखना, आपको नहीं तो इधर जाना नहीं इधर जाना, आपको बीच में निर्णय लेना है। पॉलिटिशियन की तरह आप नहीं ले सकते, नहीं कोई धार्मिक लीडरों की तरह निर्णय ले सकते हो। आपको निर्णय लेना है बिल्कुल बीच में जाके कि दोनों के फायदे सुनिश्चित हो। चलो ठीक है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल और ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है। ये चीज़ याद रखना। जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। ये लामा जो है ना सर, लामा से ऊन निकलते हैं सर इसके, और वो PYQ में है। अच्छा, परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। ये चीज़ भी याद रखना। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ये चीज़ याद रखना। सड़क मार्ग, कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाली मार्ग सड़क है। सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलीय वनों में ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वतों में मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। छोटे मोटे एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचना के ऊपर बनाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना। पक्की सड़क ऐसी होगी, गाँवों में कच्ची सड़क मोस्टली ऐसे ही होती है। जैनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ये फैक्ट टाइप से होता है, वनडे एग्जाम के लिए ठीक है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। रेल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। अगर आप रेलवे के विकास देखोगे ना, तो ब्रिटिश काल में जो हुआ था 1947 में, आज तक अपन 2024 में आ गए हैं, आज तक इतना विकास नहीं हुआ जितना ब्रिटिश काल में हो गया था, सोच लो। तो ये फेलियर भी है। ये PCS का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो ये PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सोचो पूरे रशिया को जोड़ता है। सेंट पीटर्सबर्ग से चलेगा मॉस्को, कजान, एकटर्नबर्ग, ट्यूमेन, ओमस्क ऐसे करके पूरा जोड़ता है। ये PCS का फेवरेट क्वेश्चन है। जलमार्ग, आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। वे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नावें, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक व अफ्रीका में नील नदी। समुद्री व महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल व सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विषय कुछ महत्वपूर्ण पतन है: एशिया में सिंगापुर व मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पोर्टो EPS ने क्वेश्चन पूछा है, मैं बताऊँगा, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित एवं परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे व तापमान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने में भोजन, जल, कपड़े एवं दवाई बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। याद रखना ना, UPSC जैसे अभी मेरे अनुसार जो जैसे है ना,
किसी भी जैसे मान लो परिवहन के साधन पढ़ रहे हैं, तो अब यूपीएससी ये नहीं पूछेगा क्या होता क्या है, वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो आजकल चाहे देखो रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए रेल से, ठीक है, फिर रेल की कनेक्टिविटी पोर्ट से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया जहाँ पे अपन पॉसिबल हो सकता है। पहाड़ों के लिए हेलीकॉप्टर जैसे सिस्टम, तो ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप सिंगल वे से आप इनका डेवलपमेंट कर दो, उससे नहीं होगा। संचार, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। तो ये देखो यहाँ पे है, पहले सोचो ऐसे होता था, फिर कबूतर वबूतर पे पोस्टमैन आया, फिर न्यूज़पेपर आया, और आज सेटेलाइट वेटेलाइट तक पहुँच गए अपन। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन में। वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, ये सब याद रखना। मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। ये डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018-19 का पेपर देखोगे, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेहतर टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों, सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना कहाँ पे है, किस टाइप का है। देखो इसमें प्रमुख समुद्री मार्ग और हवाई पतन दिया है, वायु मार्ग और जल मार्ग। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था 2022 या 23 का मेंस का पेपर देखना, उसमें हवाई जहाज को लेके ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये पता होना चाहिए, जैसे पोर्ट वोर्ट कौन से है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक बार देख लेना, मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है 2022-23 में आया है। चलो ठीक है, फटाफट से नगीना, परिवहन के 4 प्रकार क्या है बताइए फटाफट। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। बस्ती मार्ग, बस्ती से आप क्या समझते हैं अमित? बस्ती से आप क्या समझते हैं? जहाँ छोटी छोटे घर होते हैं, वहाँ बस्ती कहलाते हैं। ठीक है जी, छोड़ो कि जो अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे। ग्रामीण लोग क्या क्रियाकलाप है, खेती वेती करते हैं, सब सारी चीज़ें। संचार से आप क्या समझते हैं, जनसंपर्क माध्यम क्या है? कौन है अब ज्वाइन करने? सपना सोती रहती होगी तुम। चलो पीटी वाले क्वेश्चन, चलो ठीक है। युवराज तुम बताओ, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? युवराज, युवराज बताइए कौन सा संचार का साधन नहीं है? सुन रहे युवराज? चलो ठीक है, सपना तुम बताओ, इनमें कौन सा संचार का साधन? हाँ, इनमें कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण नहीं है? सपना, एक्सप्रेस सबवे, ये क्या, ये सबवे है क्या? फ्लाईओवर, रुको, सबवे आएगा ना इसमें, क्योंकि एक्सप्रेस वे भी और फ्लाईओवर भी। गलत। नगीना बताइए जवाब। एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे ऊपर बनता है और ये दोनों नीचे बनते हैं, वो। चलो, और कौन कौन है यहाँ पे? एक सेकंड, मुझे दोबारा से समझाना है। तुम क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो ऐसे होगा, छोड़ो। नर्मदा बताइए, किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? आइलैंड पे पहुंचना तो किससे जाओगे आप? नर्मदा, प्रीति आप बताइए। प्रीति, जहाज। आपका आवाज आज फिर धीरे आ रहा, कल तो सही आ रहा था।
चलो ठीक है। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? क्या नहीं करता है? साइकिल। सही, सही है। चलो नूरी, नूरी बताएगी अब। नूरी ये चारों को मिलान कीजिए। नूरी फटाफट से बताइए। इंटरनेट, इंटरनेट का बताइए। इंटरनेट क्या है? जैसे संचार का एक साधन। ठीक है। सल्फाइड नहर मार्ग क्या है? जाइए देखने। जलमार्ग शायद हो सकता है। हाँ, जलमार्ग होगा। नगरीय क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र जहाँ लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा कार्य करते हैं, पहले वाले में। अच्छा। सघन बस्ती में क्या आएगा? आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र। ठीक है, सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर। मानव पर्यावरण अन्यों के लिए उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। ठीक है। रेणुका बहुत उत्साही थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वहाँ एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय करवाया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। देखो, सोचो, विश्व में रहने वाले लोग, देश, उनका हाल चाल, सब ड्रेस, सब चेंज रहती है। रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकता हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत से ही प्रकृति देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना या वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। ठीक है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। यह अमेजन कैसे नाम पड़ा उसके बारे में हिस्ट्री है। अमेजन बेसिन में जीवन इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ रखना। यूपीएससी आजकल क्वेश्चन भी पूछ ही रहा है यहाँ से। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले मानचित्र देखें। देखो, ये है अमेजन बेसिन। ये दक्षिण अमेरिका में है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए अमेजन बेसिन कहाँ पे है और कौन कौन से महासागरों से घिरा हुआ है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर जो दक्षिण अमेरिका घिरा हुआ है। दूसरी बात, यहाँ कौन कौन से देश है। उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पराग्वे, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। ये अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन की देखो, यहाँ पे बेसिन का मतलब जैसे अपन जो जिसमें आप मुँह धोते हो तो इस टाइप का होता है, जिसमें सारी नदियाँ आके मिलती है। तो यहाँ पे देखो, ये मेडेरिया नदी है, टोक्रिस किंगो नदी, जो भी है, ये सारी नदी इसमें मिलती है। तो इसके कारण इसका नाम अमेजन बेसिन पड़ता है। ठीक है। मैं तो यूपीएससी इतना कभी विश्व की सहायक नदी कभी नहीं पूछा है यूपीएससी ने, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है। हाँ बोलो। 24 वाले पेपर में उन्होंने बाउंड्री कितनी सबसे ज्यादा किसकी मैच हो रही है वो पूछा था। किसका? ये था उसमें अर्जेंटीना और चिली का ऑप्शन। क्या पूछा था दोबारा बता। बाउंड्री किसकी सबसे ज्यादा शेयर हो रही है नदी से? 24 वाला पेपर की नहीं। जो ये सीमा अरे स्टेट की बाउंड्री किसके स्टेट से हो रही है टच? किसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। 2024 में पूछा है सर क्वेश्चन। अरे ये पूछ रहे हैं कि जो आसपास के देश है जिनकी बाउंड्री टच हो रही है एक दूसरे से, चिली और अर्जेंटीना। कौन सा? अरे मैंने ये पूछ रहा हूँ कि भाई सहायक नदियाँ नहीं पूछता है वो, भारत की नदियाँ कोई सहायक नदियाँ पूछता है, कहाँ पूछता है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सहायक नदियाँ नहीं पूछता है, जैसे अमेजन नदी सहायक नदी को कभी नहीं पूछा है। पर हाँ याद रखना कि वो प्रमुख नदियाँ जरूर पूछता है। जैसे 2020 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा है उसने मेडागास्कर में कौन सी नदी गिरती है, वो एक अलग चीज़ है। पर वो कभी भी सहायक नदी नहीं पूछा, तो फालतू रटने मत बैठ जाना। ठीक है, आगे देखो।
ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुँचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी को मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे भागों से प्रवाहित होती है। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि अमेजन नदी कौन कौन से देशों से बहती है, ये चीज़ याद रखना। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों नाम बता जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा देखो कहाँ पे है, 23.5 डिग्री यहाँ रहे। तो ये देखो ब्राज़ील से गुजरती है, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली। तो ये चीज़ भी याद रखना। मकर रेखा तो है ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाला। तो ये देखो ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया और ये इक्वाडोर भी होगा इधर। तो इस टाइप क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाता है। यूपीएससी ने कभी ऐसा पूछा नहीं है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। ठीक है। सहायक नदियाँ, ये छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये चीज़ याद रखना, सबसे बड़ा नदी बेसिन है। आजकल है ना यूपीएससी क्या कर रहा है कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट है ना डायरेक्ट उठा के पूछ लेता। जलवायु, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। याद करो यूपीएससी ने यही सेम क्वेश्चन पूछा है। जहाँ हमेशा बरसात होती रहती है। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। अब देखो वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। ये चीज़ भी याद रखना। भूमध्य वन जो होते हैं वहाँ पर ये विशेषता होती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड व ब्रोमीलियाड पैदा होते हैं। आर्किड की खेती का यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ब्रोमीलियाड क्या होता है ये पता होना चाहिए। एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये चीज़ याद रखना। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकुन, याद रखना ये क्या है, यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। टुकुन गुंजन पक्षी है। रंगीन पक्षित्व वाले पक्षी हैं। भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा तथा बोआ कुछ ऐसी ही प्रजाति है। याद रखना, बोआ जैसे वर्ड देके पूछ लेगा ये क्या है। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां अमेजन नदी में पाई जाती है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2018 या 19 का क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें कि क्या मछलियाँ मांसाहारी होती है। अब देखो यहाँ पता लग रहा है कि मछलियाँ मांसाहारी होती है। इस प्रकार के जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्यास एवं शकरकंद उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मछलियाँ शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिला ही अपनी उगाएगी साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन व दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। जहाँ ये देखिए एक्सप्लेन भी किया गया, यूपीएससी ने पूछा है। इनका मुख्य आहार मैनियोक है जिसे कसावा भी कहते हैं तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाते हैं। एक बार इधर देख लो। कर्तन दहन की पद्धति में किसान पहले वर्षों में झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग में से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है।
इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़ों को पुनः जोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था, सेल्सन मतलब कर्तन अध्ययन की पद्धति वो होती है क्या है, वो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 2014-15 के दौर में। उस टाइम वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। तो इस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मलोका क्या होता है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थान पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया फलस्वरूप वहां की मूल आबादी उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। देखो, जैसे पहले इतना था, सोचा भी कट रहने लग गए तो ज़मीन वमीन सब खत्म हो जाएगी ना। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। अब आ जाओ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। देखो, ये रहा आपकी बार का क्वेश्चन 2024 का। यही ऑर्डर से पूछा था। अभी देखो मैं बताता हूँ, इसलिए बता ना मैं, एनसीईआरटी इग्नोर मत करो, सारे क्वेश्चन यहीं से हैं। गोमती वाला हाँ, वही तो सीक्वेंस भी वही होगा जिसका पूछें। देखो यही है, गोमती नहीं दिया, बस घाघरा। देखो आंसर था गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा देखो, गंडक और कोसी, पैटर्न वही दिया है। तो इसलिए बता रहा हूँ एनसीईआरटी इग्नोर मत करो, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग में नोट्स से लाख गुना अच्छी है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें अपवाहित होती है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा था ब्रह्मपुत्र की, तो आगे आएगा। एटलिस की सहायता से ब्रह्मपुत्र को सहायक नदियों के नाम ढूंढे। यही क्वेश्चन यूपीएससी पे डायरेक्ट पूछ लिया था 2017 में, जाके देखना, 2 बार क्वेश्चन आया वो। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपथ तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। रुक जाओ, इधर आ जाओ। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील भी पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। अब आ जाओ इधर, एक बार इसको देख लो। यहाँ पे इतना कुछ दिया नहीं है ज़्यादा, मुझे लगा यहाँ पे सहायक नदियाँ दी होगी, नहीं दी है, वो आगे दिया हुआ है 9th क्लास की। ठीक है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। आ जाओ, बात मानचित्र देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। राज्यों के नाम बताइए, तो ये चीज़ याद होना चाहिए। तो देखो, यूपी आ जाएगा, बिहार भी आएगा, ठीक है, बंगाल आएगा ही, असम आएगा। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन से राज्यों में ये क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। इस टाइप के जो क्वेश्चन छोड़ देती है ना, क्योंकि अपन भी छोड़ देते हैं, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। इसीलिए बिहार में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शिला करती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों की मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, जवार, चना एवं बाजरा, गन्ना या जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। यूपीएससी 2013 या 14 का क्वेश्चन है, 11-12 के उसी टाइम में क्वेश्चन पूछा था। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, 2021 के क्वेश्चन देखना, चाय कहाँ कहाँ पे पैदा होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है।
मंड ढलान वाले पर्वतों में पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में बने घास के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु में तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान के इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। इस टाइप से ऐसे करके बनाते हैं। अब आ जाओ, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, जाके देखो पेपर, तुम लोग याद ही नहीं है, इसलिए तुम लोगों का ना जो कोई भी चीज़ पढ़ते तुम्हारे लिए वो निरर्थक है। जब तक पीवाईक्यू याद नहीं होंगे, सिलेबस याद नहीं होगा, तब तक ऐसा ही होगा। जाके देखो 2019 से क्वेश्चन आया है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। ये भी याद रखना क्या है, यूपीएससी इस प्रकार से डायरेक्ट पूछ लेती है। मछलियाँ चावली क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। मगरमच्छ हो गया, एक सींग वाला गेंडा हो गया। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क में ज़्यादा पाया जाता है ये एक सींग वाला गेंडा, याद रखना। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार के डॉल्फिन पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता पता चलता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। रासायनिक अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक व शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गंगा में पाई जाती है नहीं पाई जाती, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। झील जीविका का एक साधन, एक केस अध्ययन, केस स्टडी। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, केशव, राजीव तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलेरिया हाइड्रिला, यार में यूपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। कई ज़मीन पर धान, मक्का है, दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने व खाने में बेचने के लिए काफ़ी मछली है, जिन्हें पकड़कर पास के शहरों में बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्यता बनाकर, ये वर्ड बहुत अच्छा है, याद रखना। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। अब प्रदूषित झील है तो इसमें क्या, देखो ये उग गया। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। अब यहाँ रखने देखो, वाराणसी शहर किसके नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पहले पूछता था। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। इन शहरों तथा यहाँ के स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पदन है, ये भी याद रखना। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़ी हवाई पतन भी स्थित है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, ये सब याद रखना कहाँ पे क्या क्या है। असम का काजीरंगा, मानस अन्य वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल है। मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ पाया जाता है वहाँ पे। नागिना उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है।
नगीना है या नहीं? भाग गई। चलो ठीक है, पूजा बताइए। पूजा दक्षिणी अमेरिका सर। सही है। इधर उधर करने में ये भी गायब हो गया। चलो आखिरी चैप्टर है नहीं, इसके बाद एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, नूरी बताइए, अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? नूरी। चलो पूजा तुम बताओ फटाफट से। पूजा पूजा अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? जी सर, धान, गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब। अच्छा, कोको कौन उगाएगा फिर? जी सर, वो भी। तुम ऐसे तुक्का मार रही हो ना। वो सर। देख तो लो पहले क्या क्या उगाया जाता है। देखो, कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसलें यहाँ उगाई जाती है। ठीक है। कॉफी, मक्का एवं कोको। कोको सर नहीं बताए थे। अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? छोटी बताओगे कोई? चलो प्रीति तुम बताओ, कौन से पक्षी पाए जाते हैं? चलो सना बताइए, कौन से पक्षी पाए जाते हैं? सर टूकन। और सर इसमें तो एक ही दिया है। सर बाकी मगर, सांप, अजगर ये दिया है। ये कुंजन पक्षी है, रंगीन पक्षी वाले मकाओ भोजन। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है? पूजा बताइए, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है? पटना, वाराणसी आदि। और सारे बताने हैं। तो और क्या, अभी बताया तो था यहाँ पे। जी सर। पटना, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता आदि। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं सना? सर काजीरंगा सब में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाते हैं। ये याद रखना। टुकुन क्या है? चलो बताइए सना, टुकुन क्या है? पक्षी है सर। पक्षी। चलो पूजा बताओ, मैनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियोक अमेज़न बेसिन का। पक्का? जी सर। कोलकाता किस नदी तट पर स्थित है? हुगली नदी के तट पे। देवदार और फर किस प्रकार के हैं? पर्णपाती वृक्ष होगा ना। शंकुधारी तो। पर्णपाती सर। पर्णपाती है? जी। गलत लग रहा है मुझे तो। एक बार देखा पूजा जाके। मेरे को तो सही लग रहा है। चेक करो जाके। गलत है? बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो? शंकुधारी तो नहीं हो सकता, वो तो रेगिस्तानों में होते हैं ना। अच्छा। यहाँ से कोई भी एक गेम को चुन लो और उसको। चलो ठीक है, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं सना? नूरी तुम जवाब काहे नहीं दे रही? सर का आंसर क्या होगा? शंकुधारी आएगा। एक रहेगा इसका शंकुधारी, शंकुधारी वृक्ष आएगा। सर डेल्टा क्षेत्रों में। बंगाल टाइगर डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। चलो ठीक है, नूरी तुम बहुत हंस रही हो, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। जी सर। सूती कपड़े होगा, गेंद का नहीं, रेशम कीट नहीं, रेशम कीट होगा तीसरे में, और काजीरंगा असम में होगा, और ये मालूका होगा वेदिका। हाँ, ये वाला रेशम तीसरे में होगा। ईरानी क्या है?
सूती कपड़े किसमें आएगा? सूती कपड़े इसमें होगा सर, गंगा के मैदान में होगा। हाँ, 5 वाला होगा। मलोका क्या है? मलोका वही नहीं याद आ रहा है क्या था। डालू छत याद करो, मैं बता रहा, बरसात जहाँ ज्यादा होती है। जी। और पिरन्या? पिरन्या वेदिका कृषि था शायद। अरे मत्स्य मैं बताया था ना, अच्छा, जी सॉरी। पढ़ लो तुम इधर उधर। चलो अगला चैप्टर, रेगिस्तान में जीवन। अब आ जाओ राजस्थान घूमने। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च तथा अथवा निम्न तापमान है, विरल वनस्पति है, ये चीज़ याद रखना है। अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल नहीं हो, मवेशियों को चरने के लिए घास नहीं हो एवं फसलों को उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति होती है, चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा, ठीक है, याद रखना ये चीज़। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान को पता लगाइए। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, ये चीज़ याद रखना। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। तो ये चीज़ याद रखना, ये याद होने चाहिए। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं है, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नगन चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। देखो ये रहे, तो यहाँ बालू नहीं पाई जाती है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 250 मीटर से भी अधिक ऊंची है। सोचो, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र से ज्ञात होता है कि यहाँ नदी तथा मगर पाए जाते थे। हाथी से जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तो बकरे, सामान्य जानवर भी थे, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन से ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। अब देख लो, पढ़ लो, उस दिन में बोल रहा था रेगिस्तान कोई भाई नेचुरली नहीं होता वो। चलो ठीक है, अपन ये देखो अब इधर पहली बात तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है सहारा मरुस्थल से। तो ये जो देश थे, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, लाल सागर है इधर, इधर भूमध्य सागर, एंटार्क्टिक महासागर, हिंद महासागर, सोमाली गणराज्य है, ये एंटार्क्टिक महासागर है। ये सहारा मरुस्थल जो अपन देख ही लिए हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अत्यधिक तापमान 1922 में 57.60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सोचो, और ये रिकॉर्ड तो टूट जाएगा, देख लेना। इंडिया में 50 डिग्री तक पहुँचने लग गया तापमान। गर्मियों में बहुत बुरा हाल है। जलवायु, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत व नगन चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। इनके ताप पर विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। राजस्थान में भी यही होता है, दिन में तापमान ज़्यादा रहेगा, रात को अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। वनस्पति जात में प्राणी जात, सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ और छिपकली यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। वैज्ञानिकों तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? लोग, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें ये पूछा था यूपीएससी ने एक बार, बुदुइन एवं तुआरगे भी शामिल है।
चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनके खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए भी होता है। धूलभरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र भी पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों से लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। याद करो स्पेशली क्वेश्चन पूछा था 2023 में। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों के स्थान पर ट्रक ले रहे हैं तो अनेक लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं जहाँ वे तेल और गैस कार्य में नौकरी ढूंढते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमि के जल सतह पर आ जाता है वह मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। लद्दाख शब्दों से बना हुआ है। ला का अर्थ पर्वतीय धर्रा तथा धाक का अर्थ देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास या लद्दाख में स्थित है। जम्मू व कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ये चीज़ याद रखना। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों में महाखंड एक गोर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जैसे गेंगी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 30,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। शीत ऋतु में बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाये क्षेत्र में स्थित है। मतलब याद करो कल अपन पढ़े थे तो इधर बरसात हो जाती, इधर वाले क्षेत्र में नहीं होता। तो ये हिमालय का वही क्षेत्र है। अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यहाँ क्षेत्र बर्फीली हवाओं में तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपका आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात में तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब एक साथ आपको गर्मी भी लगेगी और एक साथ आपके पैरों को सर्दी भी लगेगी। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं जिसका अर्थ है हिमभूमि। याद रखना ये चीज़। चलो इधर आओ, देखो कहाँ पे हैं। पहले तो पता होना चाहिए 12 लच्चा इधर रहे हैं सब। रोहतांग पास हो गया, ठीक है। इसी नगर है, ये जोजिला दर्रा है। यहाँ पे देखो कारगिल है, ये लद्दाख श्रेणी हो गया, लेह हो गया। यहाँ पे देखो यहाँ से सिंधु नदी जा रही है, श्योक नदी, ठीक है, देहरा बम्पास, हियाचन हिमनद, इंडस नदी, श्योक नदी, गिलगित पाकिस्तान में जो चला गया है। चलो, चिरू या तिब्बत एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। ये यूपीएससी 2013-14 में क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका शिकार साउथुस नामक इसके उनके लिए होता है जो वजन में हल्का और अत्यधिक गर्म होता है। ये चीज़ यार पूछा हुआ है। ये चीरू ऐसे करके पूछा था क्या है करके। वनस्पति जात और प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यह जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत, विलो, पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है जिसमें इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुक यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी। ये चीज़ याद रखना कि ये क्या है, यूपीएससी टाइप क्वेश्चन पूछती है। इनमें कुछ प्रवासी पक्षी है। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक में विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है।
याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए भी किया जाता है। क्रिकेट सबसे अच्छे बल्ला सरपत विलो या पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लोग, क्या आप लद्दाख में तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बुद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, सेम और लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिला अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर में खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसायों और दुकानों में भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क में वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय कुछ और अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? थिक्से मठ यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक आते हैं यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों में हिमनदों के सैर व उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों का आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय संतुलन करना सीखा है। जलवायु ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण या आवश्यकता अनुसार मितव्ययता से इनका उपयोग करते हैं, कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो ये सोचो प्रोटेक्शन, ये डाल सकते हो आप, ऐसे में डाल सकते हो, कहीं पे केस स्टडी बना के डाल सकते हो कि कैसे जल का यूज करते हैं। जो सोनम वांगचू था वो बर्फ़ के टीले बनाया है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट डाल सकते हो आप केस स्टडी ग्रुप में। मनाही ले राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग ला, बारालाचा ला, लूनागालाचा ला, टंगलक ला। ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ का मार्ग से हटा दिया जाता है। चलो नूरी हो यहाँ पे? जी सर। तैयार हो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? और आपका चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। नूरी, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? एक गर्म रेगिस्तान, एक ठंडा रेगिस्तान। सही है। दूसरे जवाब दीजिए। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। शाबाश। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या है, बताइए। ठंडी जलवायु। अच्छा। जी। लद्दाख में पर्यटक के लिए प्रमुख आकर्षण क्या होता है? मठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन। अच्छा जी। और सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सर मोटे वस्त्र। अच्छा, ठीक है। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। पेड़ों के नाम एक विलो है और एक नहीं याद आ रहा है, एक ही याद आ रहा है, विलो। अच्छा चलो सना बताइए। सहारा अफ्रीका किस भाग में स्थित है? दक्षिण में है? उठा के फेंको। नहीं, दूसरा होगा, उत्तरी में। उत्तर में तो है सारा, अफ्रीका महाद्वीप के। सर मैंने अफ्रीका। चलो नूरी बताइए, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सर गर्म। अच्छा। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन है, बताइए नूरी। बौद्ध या मुसलमान। दूसरा। अच्छा। सना बताइए, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध क्यों है? लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है क्यों? मठ, बौद्ध मठ। सही बता रहा है नूरी ये? जी सर, तीसरा सही है, बौद्ध मठ। और रेगिस्तान की विशेषता? शुष्क मरुस्थल होते हैं, गर्म वाले। और वो होगा विरल वनस्पति। सना बताइए, मिस्र निम्नलिखित में से फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र किस चीज़ के लिए फेमस है? मिस्र। और मैंने बोला भी था, ध्यान रखना है। कपास तो होगा नहीं, गेहूं या मकई में से होगा कोई। क्या है नूरी बताइए।
क्या पढ़ रही सर हो? कपाल है, तीसरा सही है। हैं और क्या, कहाँ सो रही हो तुम? यही, चलो नहीं तो फिर उधर गायब हो जाएगा। नूरी फटाफट मिलान कीजिए इसका। सर मरुद्यान का होगा सहारा लीबिया। हाँ पहले का, पहला ही रहेगा। लीबिया रहेगा? हाँ शायद। क्यों? अच्छा नहीं, रुक जाइए फिर से देख रहे हैं। सहारा में आएगा क्योंकि मरुद्यान नहीं वो नहीं होगा। इस सहारा में मरुद्यान कुछ कुछ जगह पे जा सर वही है, सही रहेगा सर। मरुद्यान लीबिया होगा, सही है मरुद्यान लीबिया होगा। जी। ठीक है, बेदुइन क्या होता है? ये 5 के सहारा होगा। क्यों, क्या है सहारा बेदुइन? रहेगा, वो है सहारा। मतलब सहारा वहाँ देश में वो था, क्या था सहारा सर? रेगिस्तान के लोग हैं सब, वही था। बेदुइन और तुआरेग। हाँ सहारा है। तेल कहाँ पे पाया जाता है? सर लीबिया में। या फिर दो दो काम से लीबिया से ही होगा। उठा के फेंक दूंगा अभी में। गलत बता सर कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। सर मरुद्यान आएगा जल के साथ गर्द। हाँ, जल के साथ गर्त आएगा, तेल आएगा लीबिया में, और बेदुइन, बेदुइन कहाँ है? बेदुइन सहारा में आएगा। सहारा ही होगा सर बेदुइन का। बेदुइन होगा, सहारा होगा, और गेंगरी हिमनद और लामा यूरू जल के साथ गर्द। नहीं, ये यही है, क्या यही है? लामा यूरू होगा जल के साथ गर्द। बहुत मठ है, कुछ भी तुक्का मार लोगे, कुछ भी तुक्का मार लोगे। चलो ठीक है, तो ये कंप्लीट होगी 7th क्लास की एनसीईआरटी। कल 8th क्लास की एनसीईआरटी करेंगे। चलो ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट है, फिर उसके बाद में ऐसे ही क्लास शुरू करेंगे।